नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपने एजुकेशन वे चैनल में स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में कुछ हम हिंदी के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, जो भी भाई बहन यूपी टीईटी, सीटेट, एमपी टेट, रीट और यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम के अलावा आने वाले अन्य किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारे चैनल से जुड़ें, क्योंकि हमारी चैनल पर प्रतिदिन आपके लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं और बेहतर तैयारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं वो सभी प्रश्न आपके सिलेबस पर बेस्ड हैं, तो एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। बिना देरी किए हुए चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं हम कौन सा है। हमारा प्रश्न है कि या का उच्चारण स्थान क्या है। आपको बताना है कि या वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन है आपके दंत, ऑप्शन बी दंत तालु, ऑप्शन सी तालु या ऑप्शन डी मूर्धा। तो देखिए, या की बात की गई है कि या का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि या का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। मूर्धा के द्वारा या का उच्चारण किया जाता है। इसके बाद यदि बात करते हैं कि दंत वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो दंत वर्ण होते हैं ता, था, दा, धा और ना। ये आपके कैसे होते हैं, दंत वर्ण होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सन्मति का सही संधि विच्छेद बताना है आपको कि सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन है आपके सम्मति या फिर बी सतमति, ऑप्शन सी सदमति या फिर ऑप्शन डी सन्मति। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि आपका सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सतमति सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि सन्मति में कौन सी संधि होगी, तो आप विच्छेद के द्वारा समझ ही गए होंगे कि सतमति में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर दोस्तों व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुनासिक का संबंध होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अनुस्वार और अनुनासिक से आपके एग्जाम में 100% प्रश्न बनता है। तो देखिए, आपको बताना है कि अनुनासिक का संबंध किससे होता है। देखिए, इनडायरेक्टली पूछा है, मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। कह रहा है कि अनुनासिक जो वर्ण होते हैं उसका उच्चारण कहाँ से होता है, मुख से होता है, नाक से होता है, बताना है आपको। ऑप्शन है आपके केवल मुख से होता है, ऑप्शन बी है नाक या मुंह से दोनों से होता है, ऑप्शन सी है केवल नाक से होता है, या फिर इनमें से किसी से भी नहीं होता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि अनुनासिक वर्णों का संबंध किससे होता है या फिर इनका उच्चारण कहाँ से होता है, तो नाक और मुंह दोनों से होता है। देखिए साथियों, यदि बात करते हैं अनुस्वार की, तो जो अनुस्वार होता है आपका, अनुस्वार होता है, चिन्ह भी बता देता हूं। अनुस्वार का चिन्ह होता है ये अंग, जिसको बोलते हैं, एक बिंदी रखा होता है लाइन के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। और जो आपका अनुनासिक होता है वो कैसा होता है, जो चांद बिंदी होती है उसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। जैसे मैंने बोला, अनुनासिक के लिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। मैंने बोला जैसे आंख, तो जब मैं आंख बोलता हूं तो देखिए नाक और मुंह दोनों से क्या होती है, आवाज निकलती है। तो यहाँ पर कौन सा अनुनासिक का सही उत्तर हो जाएगा कि अनुनासिक नाक और मुंह के द्वारा बोले जाते हैं। और यदि अनुस्वार की बात करते हैं तो जो आपका अनुस्वार होता है वो उसका संबंध किससे होता है, केवल मुंह से होता है। क्योंकि अनुस्वार का उच्चारण केवल किससे, मुंह से किया जाता है, लेकिन जो अनुनासिक होता है उसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। समझने की बात है दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। ऑप्शन है आपके अद्भुत, ऑप्शन बी अनुपम, ऑप्शन सी अपूर्व, ऑप्शन डी अभूतपूर्व। तो देखिए, अद्भुत, अनुपम और अपूर्व तीनों कैसे आपस में समानार्थी शब्द हैं, कैसे समानार्थी शब्द हैं तीनों। और जो आपका अभूतपूर्व है वो कैसा, एक शब्द के लिए उत्तर हो जाएगा किसका, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए कौन सा शब्द हो जाएगा, अभूतपूर्व सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। कह रहा है कि तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तरुण का दोस्तों आपको विलोम शब्द बताना है कि तरुण का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन है मंद, ऑप्शन बी वृद्ध, ऑप्शन सी सुस्त, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मंद की बात करते हैं तो मंद का मतलब होता है धीमा। तो ये तो इसका तरुण का
विलोम शब्द नहीं है, क्योंकि जो तरुण होता है उसका मतलब होता है नया। आपको याद रखना है, जब भी आप विलोम शब्द छांटें तो उसके लिए आपको पहले अर्थ निकाल लेना है उस चीज़ का। जैसे ही आप अर्थ निकाल लेंगे तो आप सही उत्तर लगा पाएंगे। जो मंद होता है उसका मतलब होता है धीमा, तो जब इसका विलोम शब्द बनेगा तो क्या बनेगा? तेज बनेगा इसका, ठीक है, या तीव्र। इसके बाद सुस्त की बात करते हैं। जो सुस्त होता है उसका उत्तर होता है काफी धीमा, ठीक है, सुस्त पड़ा है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो वृद्ध है, क्योंकि जो वृद्ध होता है उसको क्या बोलते हैं? पुराना। और जो तरुण होता है वो नया शब्द के लिए यूज होता है, और जो वृद्ध होता है वो पुराने के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जहां भी यूपी टेट हो गया, सी टेट और रीट एग्जाम, जहां भी हिंदी पूछा जाएगा दोस्तों, वहां पर वर्ण से आपके लिए एक प्रश्न 100% बनेगा। और मैं काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देखिए, हमारे प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष वर्ण की बात की गई है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है खा, ऑप्शन बी है ठा, ऑप्शन सी है माँ और ऑप्शन डी है चा। तो घोष वर्ण की बात की गई है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके लिए क्या है? घोष वर्ण हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि घोष वर्ण क्या होते हैं और अघोष वर्ण क्या होते हैं। तो देखिए, घोष वर्ण और अघोष वर्ण, अघोष वर्ण और घोष वर्ण 1 मिनट में आपको समझ में आने वाला है। मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ यहाँ पर वैकल्पिक प्रश्न सॉल्व कराना नहीं है, मैं आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पर ये मैंने प्रश्नों की श्रृंखला ली है। तो दोस्तों देखिए, जो आपका अघोष वर्ण होता है वो जो आपके वर्ग होते हैं हिंदी के, जो आपके वर्ण होते हैं, जैसे का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, तो इन वर्णों में वर्ण का पहला वर्ग का पहला दूसरा और पहला दूसरा वर्ण और इसके अलावा ऊष्म व्यंजन में तीनों सा, ऊष्म व्यंजन में तीनों सा और वर्ग का पहला दूसरा वर्ण कैसे होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं। और यदि घोष की बात करते हैं तो वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, और इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन। और यहाँ पर हमने जो हा छोड़ दिया था वो हा भी आपको साथ में लेना है। तो कैसे वर्ण हो जाएंगे? अघोष वर्ण हो जाएंगे। तो देखिए, जो आपका माँ वर्ण है वो कैसा? पंचम वर्ण है किसी भी वर्ग का। तो आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। खा की बात करें तो ये दूसरा वर्ण है, तो आपका अघोष वर्ण है। चा भी आपका अघोष वर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला वर्ण प्रश्न है, कह रहा है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? बताना है आपको कि जो शब्द दिए गए हैं उनमें कौन सा शब्द में आवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन है आपके दिखावा, ऑप्शन बी है बुलावा, ऑप्शन सी लावा, ऑप्शन डी चढ़ावा। तो देखिए, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, जो आपका दिखावा प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे यूज होते हैं, उन शब्दों को क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा है दिखावा, जो दिखावा है इसमें देखिए आपको मेन शब्द प्रत्यय देखने का सबसे आसान तरीका बताता हूं मैं आपको कि प्रत्यय आप कैसे जल्दी पहचानें। तो प्रत्यय आपको कैसे पहचाना है? तो सबसे पहले जो दिखावा है इसमें से आपको मेन शब्द अलग कर लेना है। तो देखिए, जो मेन शब्द है वो कौन सा है? देखना या दिखाना। तो देखना हमने जब इसमें से अलग कर लिया तो कौन सा प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा? आवा प्रत्यय लगाकर क्या बन गया? दिखावा। ऐसे ही बुलाना से क्या बन गया? बुलावा। यहाँ पर जो मेन शब्द है वो क्या है? बुलाना। और यहाँ पर आवा प्रत्यय लगा दिया गया है, ठीक है। जब आवा प्रत्यय यूज किया गया है तो कौन सा शब्द बन गया? बुलावा। पर जो लावा है वो देखिए, इसमें किसी भी शब्द का ऐसा यूज नहीं किया गया। जब इसको हम अलग करते हैं, जब अलग करने पर भाई उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। तो इसमें कोई भी सा भी मेन शब्द नहीं है, जो आप अपने आप में लावा ही एक मेन शब्द है। इसके बाद चढ़ावा की बात करें तो चढ़ावा में चढ़ाना, चढ़ाना से क्या बन गया? चढ़ावा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है उपकार, ऑप्शन बी पढ़ाई, ऑप्शन सी अपनापन, ऑप्शन डी लाभदायक। देखिए, पहला था मैंने प्रत्यय बताया आपको कि प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में यूज होते हैं। मैंने कोई भी शब्द ले लिया,
जैसे एक शब्द ले लिया मैंने, उसके पीछे जो होता है वो होता है प्रत्यय, और जो शब्द के आगे यूज किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। तो आपको उपसर्ग बताना है कि निम्न शब्दों में से कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो देखिए उपकार, उपकार की बात करें तो उपकार आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उपकार में देखिए उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है। इसके बाद पढ़ाई की बात करते हैं, तो पढ़ाई में कौन सा उपसर्ग, देखिए पढ़ाई में कोई सा उपसर्ग नहीं, यहाँ पर ई प्रत्यय यूज किया गया है। ऐसे ही अपनापन में पन प्रत्यय यूज किया गया है। लाभदायक में दायक प्रत्यय यूज किया गया है। तो जो आपका उपकार है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो उपकार में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची नहीं है। बताना है आपको कि कौन सा एक ऐसा शब्द है जो आग का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है आपके कि वायु सखा, ऑप्शन बी हुतासन, ऑप्शन सी विभावसु, और ऑप्शन डी विपथगा। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं आपके वो कैसे आग के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा अनल, दहन, कृषाणु, ये कैसे आग के और भी पर्यायवाची हैं। विपथगा की बात करते हैं तो ऐसा जो मार्ग भटक गया हो, अपने मार्ग से विचलित हो गया हो, विपथगा उसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर एक 3 कर लीजिएगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। देखिए तीनों शब्द कौन कौन से हैं। एक तो रूढ़ शब्द आपका, दूसरा है योग रूढ़, और तीसरा है यौगिक। उत्पत्ति के आधार पर कैसे आपके 3 शब्द होते हैं, और यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न बनता है 100%। तो काफ़ी मोस्ट है, आप इसको लगा लीजिएगा। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। जो रूढ़ शब्द होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो शब्दों के योग से नहीं बनते हैं। जैसे मैंने लिखा है नहर। ठीक है, नहर लिखा है। यदि मैं ना और हा प्लस रा कर देता हूँ तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। पर यदि मैं लिखता हूँ बैलगाड़ी, बैलगाड़ी आपका कैसा है, योगक शब्द है बैलगाड़ी, जिसमें बैल का अलग अर्थ निकलता है और गाड़ी अपना अलग अस्तित्व है। इसके बाद जो योग रूढ़ शब्द होता है, जैसे दशानन, ये कैसा योग रूढ़ शब्द है, जब किसी किसी अन्य अर्थ पर जाता हो अर्थ, तो उसको बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे मैं बोलता हूँ लंबा है जिसका उदर, अर्थात भगवान गणेश, तो उसमें कौन सा आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, किसी अन्य पर अर्थ जाना। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि रस भरा में कौन सा तत्पुरुष समास है। ऑप्शन है आपके कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन बी करण तत्पुरुष, ऑप्शन सी संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रस भरा की बात की गई कि रस भरा में कौन सा तत्पुरुष है। सो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपका, क्योंकि रस भरा, देखिए करण तत्पुरुष का जो करण कारक होता है उसका चिन्ह क्या होता है, उसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। तो देखिए रस से भरा हुआ, क्या रस से भरा हुआ, रस से भरा हुआ, तो क्या हो जाएगा रस भरा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जो आपका कर्म कारक होता है उसका चिन्ह क्या होता है, को, और संप्रदान का होता है के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है। अलंकार बताना है आपको, सरल मत समझिएगा इसको, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं यमक और श्लेष अलंकार में, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को रखा है। ऑप्शन है आपके यमक, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति, और ऑप्शन डी अनुप्रास। तो देखिए रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको यमक और श्लेष समझना है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर कन्फ्यूजन पैदा होता है बच्चों में। जो यमक अलंकार होता है, देखिए जब किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति बार बार होती है, जैसे कोई शब्द एक से अधिक बार आता है, जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आता है
एक से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार एक से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ परिवर्तित होता है, तो उसको बोलते हैं यमक अलंकार। लेकिन जो श्लेष अलंकार होता है, शब्द तो एक ही होगा, शब्द होगा एक, पर उसमें कई अर्थ चिपके होते हैं, ठीक है, क्योंकि श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकले तो वहां पर होता है श्लेष अलंकार। लेकिन जब एक शब्द कई बार आए और उसका प्रत्येक बार अर्थ बदल जाए तो वहां पर होता है यमक अलंकार। देखिए, अतिशयोक्ति की बात करें तो जहां पर बढ़ा चढ़ा के बात की गई हो वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। इसके बाद अनुप्रास अलंकार की बात करें तो जब कोई भी वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति भई हो तो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि ए आई ओ औ कौन सा स्वर है? ऑप्शन है दीर्घ स्वर, ऑप्शन बी संयुक्त स्वर, ऑप्शन सी ह्रस्व स्वर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो जो आपके संयुक्त स्वर हैं उनकी कितनी संख्या है? तो 4 हैं, ए आई ओ औ। इसके बाद दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो देखिए, दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ा ऊ, ई और दीदी, बड़ी दीदी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, जिसमें 2 बार ये लगा होता है वो बड़ी दीदी होती है, ठीक है। तो ये कैसे हैं आपके दीर्घ स्वर हैं। ह्रस्व स्वर की बात करते हैं तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और दीदी। यहाँ पर देखिए एक ये छोटा दीदी है, तो दोनों में अंतर समझिएगा, ठीक है। तो ये कैसे ह्रस्व स्वर हैं। तो संयुक्त स्वर कितने हैं आपके? ए आई ओ औ 4 हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? बताना है आपको कि योजक चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। योजक का मतलब होता है एक दूसरे को जोड़े रखना। जैसे मैं लिखता हूँ माता और पिता, आपने देखा होगा इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इसको बोलते हैं योजक चिन्ह, शब्दों को जोड़ने वाला। आपका पूर्ण विराम चिन्ह है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी शब्द कर्म कारक है? बताना है आपको कौन सा शब्द, नहीं कौन सा यहाँ पर वाक्य कर्म कारक का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन ए है लड़का पेड़ से गिरा, ऑप्शन बी हरि मोहन को रुपए देता है, ऑप्शन सी पेड़ से फल गिरा और ऑप्शन डी है मैंने हरि को बुलाया। देखिए, तो लड़का पेड़ से गिरा, जब कहीं अलग होने की बात होती है तो वहां पर होता है अपादान कारक, ठीक है। इसके बाद है हरि मोहन को रुपए देता है, क्या है? हरि ने, देखिए यहाँ पर ने छुपा हुआ है, आपको याद रखना है कि हरि ने मोहन के लिए रुपए दिए, तो यहाँ पर कौन सा संप्रदान हो जाएगा। इसके बाद पेड़ से फल गिरा, तो अलग होने के अर्थ में फिर से यहाँ पर कौन सा अपादान कारक हो जाएगा। और ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि मैंने हरि को बुलाया। तो को, जहां पर को यूज हुआ हो वहां पर कौन सा कर्म कारक होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट था और सभी प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपके द्वारा कितने प्रश्न सही किए गए हैं कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।